एपिसोड 11 टू 20। अध्याय 11। इस परिवार में बोझ। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। शिया यांग ने चुपके से अपना हाथ लियू रुयान की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, आंटी लियू, मैं समझ गई। मैं अपने पिता को इन बातों के बारे में नहीं बताऊंगी। लियू रुयान के बारे में जिया यांग हमेशा उसे आंटी लियू कहकर संबोधित करती थी, भले ही वह 10 साल से इस परिवार का हिस्सा थी। इन सभी वर्षों में लियू रुयान ने अपने दैनिक जीवन में उसके साथ कभी सख्ती नहीं बरती, लेकिन जिया यांग को उस महिला के उसके पिता से शादी करने के बाद से घर जैसा महसूस नहीं हुआ था। जैसा कि शिया वेई ने कहा था, वह इस खुशहाल तिकड़ी में तीसरी पहिया बन गई थी। लियू रुयान ने कहा, तुम्हारे पिताजी वापस आ गए हैं, चलो भोजन कक्ष में चलते हैं। शिया यांग को देखकर प्रसन्न हुआ। उसे पता था कि वह मिलने आए हैं और उसने जानबूझकर उसके लिए पसंदीदा ड्यूरियन मिले फॉइल खरीदा था। लेकिन तभी जिया वेई ने जिया लियांगडोन की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर मिले फॉइल केक को कूड़ेदान में फेंक दिया। जब जिया लियांगडोन को उसकी करतूत का पता चला तो उसने मासूमियत से कहा, पापा, इसकी बदबू बहुत खराब है। इसे सूंघते ही मुझे सिरदर्द होने लगता है। घर में चारों ओर देखिए, आपको ड्यूरियन पसंद नहीं है और मुझे और मम्मी को भी नहीं। सिर्फ इसलिए हमें क्यों भुगतना पड़े कि मेरी बहन को ये पसंद है। मुझे अभी होमवर्क करना है। जैसे ही शिया लियांगडोन उसे डांटने ही वाली थी कि लियू रुयान आकर बोली, ये तो बस एक मिले फॉइल है, मैं कल दूसरा खरीद लूंगी। मैंने आज इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, एक केक के लिए बच्चे को परेशान करना ठीक नहीं है। यांग, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? शिया यांग ने हल्के से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस परिवार में जीवित रहने का उसका यही तरीका था, हर बात में खुद को उलझाना उसके लिए सबसे अच्छा नहीं था। शिया यांग के उदासीन रवैये को देखकर शिया लियांगडोन को अपराधबोध हुआ, क्योंकि उसे याद था कि यांग बचपन में बहुत चंचल और प्यारी थी, ऐसी नहीं। वास्तव में वह उसे निराश कर चुका था। रात के खाने के दौरान जिया वेई ने जानबूझकर परेशानी खड़ी करते हुए जिया लियांगडोन से कहा, पिताजी, शायद आपको पता नहीं होगा, बहन का भाई हाओटियन से रिश्ता टूट गया है। शिया लियांगडोन काफी हैरान था। यांग, क्या ये सच है? वैसे देखा जाए तो शिया यांग को शिया वेई की गपशप करने की आदत के लिए वास्तव में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना उन्हें पता ही नहीं होता कि इस विषय पर बात कैसे शुरू करें। शिया यांग ने शांत भाव से कहा, हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्यों? क्या तुम दोनों ठीक नहीं थे? मैं अंकल लू से तुम दोनों की शादी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद करवाने के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम्हारे और हाओटियन के बीच कोई गलतफहमी हो गई थी? शिया यांग ने कहा, पिताजी, हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। आप गोंग जुएर को जानते हैं, है ना? वह गर्भवती है और बच्चा लू हाओटियन का है। शिया लियांगडोन गुस्से से आग बबूला हो गया। उस बदमाश हाओटियन की हिम्मत कैसे हुई ऐसी घिनौनी हरकतें करने की? यांग, निश्चिंत रहो, मैं लू परिवार के पास जाकर तुम्हारे लिए न्याय की मांग करूंगा। शिया वेई ने आग में घी डालते हुए कहा, क्या गोंग जुएर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त नहीं है? वही गरीब परिवार की लड़की जिसका पेट भरना मुश्किल है, उस गरीब लड़की ने भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लिया। बहन, तुम इतनी निकम्मी कैसे हो सकती हो? भाई हाओटियन ने भी तुम्हारे बजाय ऐसे ही परिवार की लड़की को चुना। इससे साफ पता चलता है कि तुम कितनी निकम्मी हो। जिया लियांगडोन गुस्से में थी। वेई, चुप रहो। लेकिन शिया वेई अभी चुप नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। क्या यांग मनोरंजन जगत के दिग्गज शिया लियांगडोन की बेटी जैसी दिखती भी है? वो इतनी भोली है कि किसी गांव की लगती है। हाओटियन भाई मूर्ख नहीं है, वो उसे देर सवेर नापसंद करने लगेंगे। जैसे ही जिया लियांगडोन का गुस्सा फूटने ही वाला था, जिया यांग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और कहा, मेरा पेट भर गया है, आप सब भोजन का आनंद लें। इतना कहकर जिया यांग अपने कमरे में लौट गई। जब बात लू हाओटियन की आती थी तो शिया यांग का दिल अभी भी टूटा हुआ महसूस करता था। वह उसका पहला प्यार था, एक लड़का जिसे वह 10 साल से सच्चे दिल से प्यार करती आ रही थी। अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो शिया यांग को विश्वास ही नहीं होता कि लू हाओटियन धोखा देगा। कुछ देर बाद जिया लियांगडोन कमरे में दाखिल हुआ। यांग, जिया लियांगडोन ने उसे बुलाया। अध्याय 12। अचानक उसकी गर्दन पर स्ट्रॉबेरी का निशान देखा। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। शिया लियांगडोन शिया यांग के पास गए, उनका हाथ पकड़ा और पूछा, यांग, तुमने इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में अपने पिता को क्यों नहीं बताया?
शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, बताने के लिए कुछ खास नहीं है, बस ब्रेकअप हो गया, बात खत्म। हालांकि यांग्यांग ने ऐसा कहा, लेकिन जिया लियांगडोंग अपनी बेटी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझता था। ये दोनों बच्चे, जो बचपन के प्रेमी थे, एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जिया और लू परिवार लंबे समय से एक दूसरे को भावी परिवार मानते आए थे। अप्रत्याशित रूप से ऐसी घटनाएं घटित हो गईं। शिया लियांगडोंग शिया यांग्यांग के बगल में बैठ गया और बोला, अब जब बात इस मुकाम तक पहुंच गई है, तो इस रिश्ते को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि यह रिश्ता खत्म हो गया। तुम बचपन से ही विद्वान रहे हो। वह लड़का हाओटियन हमेशा से ही निकम्मा रहा है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। जो भी मेरी प्यारी बेटी से शादी करेगा, वही इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी होगा। इतना कहकर जिया लियांगडोंग ने अपनी जेब से निमंत्रण पत्र निकाला और कहा, ये गु शेंगयुआन के 70वें जन्मदिन के भोज का निमंत्रण है। फैंग शहर के सभी प्रमुख परिवारों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को अपनी योग्य युवती को साथ लाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट है कि यह गु परिवार के युवराज गु किचेन के लिए विवाह का आयोजन है। प्रत्येक परिवार में महिला प्रतिभागी के लिए केवल एक ही स्थान है और मैं आपको साथ लाने की योजना बना रहा हूं। शिया यांग्यांग को घर पर गु किचेन का नाम सुनने की उम्मीद नहीं थी। अगर जिया लियांगडोंग को पता चल जाए कि उसकी गुप्त रूप से उस युवराज से शादी हो चुकी है जिसके बारे में वह बात कर रहा है, तो वह नहीं जानती कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन शिया यांग्यांग ने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। शिया लियांगडोंग ने निमंत्रण पत्र शिया यांग्यांग के हाथ में थमाते हुए उससे कहा, यांग्यांग, मुझे पता है कि मैंने इस परिवार में तुम्हारी उपेक्षा की है, लेकिन हमेशा याद रखना कि मेरे दिल में मैं हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। अगर शिया यांग्यांग अभी भी बच्ची होती तो वह निश्चित रूप से उसकी बात मान लेती, लेकिन अब वह केवल अपना सिर झुका सकती थी और उदासीन भाव से कह सकती थी, मुझे पता है। जिया यांग्यांग के तरीके को देखकर जिया लियांगडोंग ने आह भरी और चला गया। शिया यांग्यांग ने निमंत्रण पत्र हाथ में पकड़ रखा था और उसे खाली निगाहों से घूर रही थी। क्या गु परिवार गु किचेन के लिए एक खुली विवाह प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बना रहा था? शिया यांग्यांग ने निमंत्रण की तारीख देखी। पता चला कि गु शेंगयुआन का जन्मदिन एक हफ्ते बाद था, लेकिन शिया यांग्यांग ने गु किचेन को इस बारे में कभी बात करते नहीं सुना था। अचानक उसे थोड़ा खोया हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी अगर गु किचेन उसे इसके बारे में बता भी देता तो क्या फायदा। उनकी गुप्त रूप से शादी हो चुकी थी। गु किचेन उसे अपने परिवार में वापस तो लाएगा नहीं। कभी कभी जब जिया यांग्यांग अपने विचारों में खोई रहती थी तो उसे लगता था कि गु किचेन से उसकी शादी महज एक नाटक है। जब शिया यांग्यांग अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी दरवाजा खुल गया। शिया वेई वेई अकड़ते हुए अंदर आ गई। शिया यांग्यांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिया वेई वेई ने सीधे सीधे कहा, मैंने पिताजी की सारी बातें सुन ली हैं। शिया यांग्यांग, गु किचेन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता होने की कल्पना करना सरासर बेतुका है। निमंत्रण पत्र मुझे सौंप दो। शिया यांग्यांग इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर असमंजस में थी, लेकिन शिया वेई वेई के व्यवहार को देखकर वह इसमें शामिल होने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने निमंत्रण को सीधे अपनी पीठ के पीछे छुपाते हुए कहा, शिया वेई वेई, तुम अभी भी नाबालिग हो, क्या तुम किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए डेट पर जाने की योजना बना रही हो? शिया वेई वेई ने कहा, 2 महीने में मैं 18 साल की हो जाऊंगी। भले ही मैं नाबालिग हूं, फिर भी मिसेज गु बनने की मेरी संभावना आपसे कहीं अधिक है। हाओटियन तो आपको चाहता भी नहीं, यंग मास्टर गु शायद आपको देखते भी नहीं। अपने ख्यालों में खो जाना बंद करो, बेहतर होगा कि तुम मुझे निमंत्रण दे दो। कम से कम शिया परिवार के लिए नान शहर के धनी गु परिवार में शादी करने की एक उम्मीद तो बनी रहेगी। शिया यांग्यांग ने उदासीनता से कहा, कृपया चले जाइए, मैं आपको निमंत्रण नहीं दूंगी। शिया वेई वेई को एहसास हुआ कि उसकी बातें बेकार है, इसलिए उसने सीधे निमंत्रण पत्र छीनने का इरादा किया। उसने शिया यांग्यांग को बिस्तर पर धकेलकर उसके हाथ से निमंत्रण पत्र छीन लिया। शिया यांग्यांग को शिया वेई वेई से इतनी धृष्टता की उम्मीद नहीं थी। उसने एक कुश्ती तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सीधे शिया वेई वेई का हाथ बिस्तर पर दबा दिया। वह बचपन से ही ताइक्वांडो का अभ्यास कर रही थी और ताइक्वांडो में 5वीं डिग्री की ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी थी। शिया वेई वेई अपनी कलाई में दर्द से चीख उठी, शिया यांग्यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं पापा को बता दूंगी, मुझे छोड़ दो। शिया यांग्यांग ने शिया वेई वेई को ये कहते हुए मुक्त किया, जाओ और उसे बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
शिया वेइवेई के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह शिया यांगयांग की लड़ने की क्षमता से वाकिफ थी। आम दिनों में तो वह सिर्फ जुबानी बहस ही करती थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, अचानक उसने जिया यांगयांग की गर्दन पर एक लव बाइट का निशान देखा। अध्याय 13, एक विश्वविद्यालय की समस्या। गु झाओहान। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। शिया यांगयांग को ऊंची गर्दन वाली कमीज पहनना कभी पसंद नहीं था। ये बात शिया वेइवेई अच्छी तरह जानती थी। आज उसे यह अजीब लगा और अप्रत्याशित रूप से उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। शिया वेइवेई तेजी से आगे बढ़ी और शिया यांगयांग का कॉलर जबरदस्ती नीचे खींचते हुए बोली, शिया यांगयांग, मैं पापा को बता दूंगी कि तुम बाहर के आदमियों के साथ चक्कर चला रही हो। यहाँ तुम्हारे गले पर लव बाइट्स के निशान हैं, लेकिन तुमने भाई हाउटियन से रिश्ता तोड़ लिया है, तो जरूर वही कमीना तुम्हें आज घर लाया होगा। शिया वेइवेई ने ताना मारते हुए कहा, शिया यांगयांग, मुझे तुमसे इतनी अयाशी की उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने भाई हाउटिन को हमेशा से धोखा दिया हो और इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया हो? जिया वेइवेई, चुप रहो। मैंने सही अनुमान लगाया है ना? अगर आप चाहते हैं कि मैं ये राज रखूं, तो मुझे निमंत्रण दे दीजिए और पिताजी को खुद बता दीजिए कि आप नहीं आना चाहते। वरना मैं न सिर्फ पिताजी को बता दूंगा, बल्कि भाई हाउटिन, चाचा लू और चाची लू को भी बता दूंगा। शिया यांगयांग ने सीधे निमंत्रण पत्र सौंप दिया। ये शिया वेइवेई की धमकी नहीं थी, बल्कि शिया यांगयांग लू हाउटिन का नाम अब और नहीं सुनना चाहती थी। शिया वेइवेई ने निमंत्रण स्वीकार किया और विजयी भाव से विदा हुई। शिया यांगयांग को आखिरकार अपनी दुनिया में कुछ शांति का एहसास हुआ। अगले दिन जिया यांगयांग सुबह जल्दी उठ गई, नाश्ता भी नहीं किया और अपना सामान लेकर स्कूल वापस भागी। शिया यांगयांग विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। कैंपस में प्रवेश करते ही उसे अपनी रूममेट वेन शियाओचू से एक संकट संदेश मिला, जिसमें उसने बताया कि मेडिकल विभाग की प्रयोगशाला में 5 नीच लड़कियों ने उसे परेशान किया था। संदेश देखकर उसने अपना सूटकेस सड़क के किनारे फेंक दिया और प्रयोगशाला भवन की ओर दौड़ पड़ी। उसकी इतनी जल्दबाजी का कारण ये था कि शिया यांगयांग स्थिति की गंभीरता से अवगत थी। शिया यांगयांग ने पहले स्कूल में होने वाली बदमाशी पर एक प्रोजेक्ट किया था और ये 5 बदमाश लड़कियां उसमें मुख्य रूप से शामिल थीं। उन्होंने कैंपस में एक आइसक्रीम फैन क्लब भी बनाया था और ये यूनिवर्सिटी में बदमाशी की लगभग सभी घटनाएं इसी फैन क्लब से जुड़ी थीं। ये सारी हिंसा एक व्यक्ति से गहराई से जुड़ी हुई थी, जिसका नाम गु झाओहान था, जो एक लोकप्रिय अभिनेता होने के साथ साथ ये विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष का मेडिकल छात्र था। प्राचीन काल से ही यह कहा जाता रहा है कि सुंदर महिलाएं मुसीबत का कारण बनती हैं, लेकिन आकर्षक पुरुष भी कम विनाशकारी नहीं होते। गु झाओहान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वह स्वयं एक नेक इंसान था, पढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों में उत्कृष्ट था और उसका आकर्षक रूप रंग इंसानों और भूतों के लिए भी असहनीय था। इसलिए स्कूल में उसकी बहुत सारी दीवानी थी। उसके एकांतप्रिय स्वभाव के कारण उसकी दीवानों ने उसे आइसबर्ग प्रिंस उपनाम दिया और इन दीवानों ने खुद को आइसक्रीम कहकर आइसक्रीम फैन क्लब बनाया। फैन क्लब की शुरुआती सदस्य 5 लड़कियां थीं, जिन्होंने खुद को 5 आइसक्रीम राजकुमारियां नाम दिया। हालांकि बाकी सभी उन्हें 5 दुष्ट लड़कियां कहकर पुकारते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कैंपस में गु झाओहान के साथ किसी भी तरह का संपर्क रखने वाली महिला छात्रों को परेशान करते थे। जो लड़कियां गु झाओहान को प्रेम पत्र भेजती थीं, उन्हें उपहार देती थीं या उनसे कुछ बार बात भी करती थीं, उन्हें ये 5 लड़कियां अलग अलग तरीकों से परेशान करती थीं। शिया यांगयांग को अपने समाचार प्रोजेक्ट के दौरान याद आया कि एक लड़की को प्रेम पत्र देने के कारण बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। 5 दुष्ट लड़कियों ने उसके बाल जला दिए और तस्वीरें लेने के लिए उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, जिन्हें बाद में कैंपस फोरम पर पोस्ट कर दिया गया, जिससे लड़की शर्मिंदगी के मारे आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गई थी। हालांकि यह घटना गंभीर थी, फिर भी दोषियों को सजा के तौर पर केवल कड़ी चेतावनी दी गई। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन 5 दुष्ट लड़कियों की नेता किम्फी एर मेयर की बेटी थी और बाकी सभी बेहद अमीर परिवारों की बेटियां थीं। धन और सत्ता के लालच में प्रधानाचार्य ने जानबूझकर अनदेखी करना ही बेहतर समझा। अध्याय 14, कैंपस में बदमाशी। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। जब शिया यांगयांग वहां पहुंची तो वेन शियाओचू को कुछ लड़कियों ने प्रयोगशाला की बेंच पर पकड़ रखा था। किन्फी एर ने वेन शियाओचू के चेहरे पर हल्के से एक सर्जरी का चाकू रखा हुआ था। राजकुमार को बहकाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी और देखूंगी कि क्या राजकुमार भविष्य में तुम्हारी तरफ देखेगा भी या नहीं।
वेन शियाओचू बेताब होकर समझा रही थी, मैंने उसे बहकाया नहीं है, हम दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और एक ही रिसर्च ग्रुप में हैं। हमारा थोड़ा बहुत बातचीत करना स्वाभाविक है। आप मुझ पर उसे बहकाने का आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं उससे बात करती हूँ। अगर आप कभी कभार हड्डी चबाते हैं तो क्या मैं आपको कुत्ता कह सकती हूँ? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? किन फी एर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे अपमानित करने की, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी औकात याद दिलाने के लिए एक सबक की जरूरत है। वह अपने हाथ में मौजूद चाकू से वार करने ही वाली थी। रुको, जिया यांगयांग ने दरवाजे से जोर से चिल्लाया। सभी ने दरवाजे की ओर देखा। जब किम फी एर ने जिया यांगयांग को देखा तो वह भी जमसी गई। शिया यांगयांग स्कूल में काफी लोकप्रिय थी, न केवल अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से, जिसे सभी लड़के स्कूल की सबसे सुंदरी कहते थे, बल्कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी। वह संगीत उद्योग के एक बड़े नाम शिया लियांगडोन की बेटी है और उनकी कंपनी स्टार हुआन एंटरटेनमेंट सबसे बड़ी टैलेंट एजेंसियों में से एक है। किन फी एर हमेशा से स्कूल में जिया यांगयांग से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि वह प्रदर्शन कला की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शिया यांगयांग ने उसे कोई मौका नहीं दिया, और यहां तक कि पहले हुई उस बदमाशी की घटना की भी रिपोर्ट शिया यांगयांग ने ही की थी, जिसकी वजह से वह लगभग स्कूल से निकाल दी गई थी। उस समय वे दोनों दुश्मन बन चुकी थीं। किन फी एर ने कहा, शिया यांगयांग, बेहतर होगा कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो, वरना हम आज ही पुराने और नए दोनों तरह के कर्ज चुका देंगे। शिया यांगयांग पहले ही आ चुकी थी। उसने किम फी एर के हाथ से सर्जरी का चाकू छीन लिया और कहा, मैं इसे संभाल लूंगी। क्या तुम भूल गई हो कि पिछली बार जब तुमने ऐसा किया था तो प्रधानाध्यापक ने क्या कहा था? भले ही तुम महापौर की बेटी हो, लेकिन अगर यह बदमाशी की घटना दोबारा हुई तो वे तुम्हें स्कूल से निकालने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। किम फी एर के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। प्रधानाध्यापक शिक्षा निदेशक के पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, वे इतनी मामूली बात पर मेरे पिता का राजनीतिक समर्थन नहीं खोएंगे। अगर मैं अभी अभी हुई सारी घटना ऑनलाइन पोस्ट कर दूं तो क्या होगा? फिर शिया यांगयांग ने अपना फोन उठाया और बोली, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मैं अपने पिता के संसाधनों का इस्तेमाल करूं तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आपकी हिंसक बदमाशी की घटना पूरे देश में फैल जाएगी। फिर भले ही आपके पिता दबाव सहन न कर पाएं और आपको कुर्बान करना पड़े, कम से कम आपके स्टार बनने का रास्ता तो तहस नहस हो जाएगा। जैसे ही शिया यांगयांग ने बोलना समाप्त किया, किन फी एर ने फोन छीनने के लिए झपट्टा मारा। शिया यांगयांग एक कदम पीछे हटी, फोन उठाया और बोली, चिंता मत करो, मैंने इसे क्लाउड में सेव कर लिया है। अगर तुम इस फोन को नष्ट भी कर दोगे तो भी मैं तुम्हें कल सनसनीखेज खबर देखने की गारंटी दे सकती हूँ। किन फी एर गुस्से से कांप रही थी, लेकिन वह हमेशा से ही अभिमानी और निर्दयी रही थी। उसने प्रयोगशाला की मेज से एक और चाकू उठाया और उसे वेन शियाओचू के चेहरे पर रखकर कहा, शिया यांगयांग, तुम जानती हो कि मुझे धमकी देना कितना बुरा लगता है। अभी सारे वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारे दोस्त का चेहरा बिगाड़ दूंगी। अगर तुमने मेरा भविष्य बर्बाद करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे दोस्त का चेहरा बिगाड़ दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से एक ठंडी आवाज आई। जब दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था, तभी प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार पर एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ। ये तो राजकुमार हैं। किम फी एर के बगल में खड़ी एक लड़की ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। जैसे ही शिया यांगयांग ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर जो व्यक्ति दिखाई दिया वह कैंपस में हुई सभी बदमाशी की घटनाओं का मुख्य सूत्रधार, तथाकथित आइस प्रिंस गू झाओहान था। अध्याय 15। वो चेहरा दुखद रूप से सुंदर था। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गू झाओहान का चेहरा बेहद आकर्षक है। इसका सबूत किम फी एर के चेहरे पर साफ दिख रहा था, जो कुछ पल पहले उग्र और आक्रामक था, लेकिन अब लालिमा से लाल हो गया था। यही हाल उसके आसपास खड़ी लड़कियों का भी था, उनकी आंखें मानो चमक रही थीं। शिया यांगयांग ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि कुछ मूर्ख तुम्हारे नाम पर सहपाठियों को परेशान करें? हालांकि तुम सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हो, लेकिन ये सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से शुरू हुई है। क्या तुम अपने बेवकूफ प्रशंसकों को काबू में नहीं रख सकते, या तुम्हें सच में लोगों की चापलूसी पसंद है? शिया यांगयांग जानती थी कि उसके शब्द कठोर थे और यह पूरी तरह से गू झाओहान की गलती नहीं थी, लेकिन उसका उदासीन रवैया एक तमाशबीन जैसा था और वही इस भीड़ को शांत कर सकता था। गू झाओहान ने जिया यांगयांग की ओर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं।
उसकी गुस्से से भरी आकृति किसी और से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी, जिससे जिया यांगयांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इस समय तक किम फी एर ने जिया यांगयांग का सामना करने का साहस जुटा लिया था। राजकुमार पर चिल्लाने वाली तुम कौन होती हो? तुम चालाक हो, परेशानी खड़ी करके राजकुमार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो, है ना? इतना कहकर उसने झपट्टा मारकर जिया यांगयांग को थप्पड़ मार दिया। लेकिन किम फी एर का उठा हुआ हाथ गू झाओहान ने हवा में ही पकड़ लिया। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने पूछा, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? किम फी एर ने गू झाओहान को देखा, उसकी आंखों में मोह भाव भरा हुआ था। राजकुमार, मुझे प्रिंस मत कहो, मैं प्रिंस नहीं हूँ। अंकल किम की खातिर मैंने तुम्हें अब तक माफ कर दिया है। अपना फैन क्लब तुरंत बंद करो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दूंगा। किम फी एर ने जवाब दिया, अगर आप मुझे अपनी प्रेमिका बनने देते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी और को परेशान नहीं करूंगी। मैं आपको बहुत समय से पसंद करती हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं हो, गू झाओहान ने ठंडे स्वर में कहा। जब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे तुम्हें पसंद करने और तुम्हारा पीछा करने का पूरा अधिकार है। मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए ही किया है। गू झाओहान ने कहा, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। इस खुलासे से सभी लोग स्तब्ध रह गए, जिनमें पास में खड़ी शिया यांगयांग भी शामिल थीं। हालांकि जिया यांगयांग उसे अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन पत्रकारिता की छात्रा होने के नाते और अपने उन रूममेट्स के साथ रहने के कारण जो गू झाओहान का बहुत सम्मान करते थे, उसने उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थीं, लेकिन कभी यह नहीं सुना था कि उसकी कोई प्रेमिका है। शिया यांगयांग ने सोचा कि उसकी प्रेमिका जो भी हो, वह इतनी नफरत का निशाना बनकर जरूर दुखी होगी। इसी बीच किम फी एर इस जानकारी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह कौन है? मुझे बताओ, वह कौन है? गू झाओहान ने शिया यांगयांग की ओर एक नजर डाली और उदासीनता से जवाब दिया, ये वही है, शिया यांगयांग। शिया यांगयांग लगभग बेहोश हो गई। एक तो उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गू झाओहान उसका नाम सही सही जानता होगा। दूसरी बात, आखिर यह भावहीन चेहरा वाला आदमी क्या कह रहा था? क्या उसे इस बात का एहसास था कि इससे वह खतरे में पड़ सकती है? किम फी एर अपना सिर हिला रही थी और दांत पीस रही थी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। आपने डेटिंग कब शुरू की? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? गू झाओहान ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, अभी से शुरू। इतना कहकर उसने शिया यांगयांग के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा, नीचे झुका और अपने ठंडे होंठ उसके होंठों से दबा दिए। शिया यांगयांग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसे जबरदस्ती चूमा जाएगा। अचानक उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसे केवल बाकी सभी लोगों के आश्चर्य से हौंफने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन यह एक क्षणिक पानी पर मक्खी के उड़ने जैसा चुंबन था। हल्के स्पर्श के बाद गू झाओहान ने शिया यांगयांग को छोड़ दिया। फिर उसने किम फी एर से कहा, बस अब तुम हार मान लो। स्कूल में फिर कभी कोई गड़बड़ मत करना, वरना मैं किम और गू परिवारों की दोस्ती को नहीं मानूंगा। इतना कहकर वह जिया यांगयांग का हाथ पकड़कर प्रयोगशाला से निकल गया और वेन जियाओचू भी उसके पीछे पीछे तेजी से चलने लगी। अध्याय 16। तुम सचमुच एक बेवकूफ हो। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। सदमे की स्थिति में शिया यांगयांग ने गू झाओहान को प्रयोगशाला भवन से बाहर ले जाने की अनुमति दी। बाहर निकलते ही जिया यांगयांग को अचानक होश आया और उसने गू झाओहान की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। गू झाओहान, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। शिया यांगयांग को गुस्सा आया, गू झाओहान के जबरदस्ती के चुंबन पर उतना नहीं जितना इस बात पर कि उसने उसे तुरंत दूर क्यों नहीं धकेला। क्योंकि उस क्षण भर के लिए उसका चेहरा देखकर उसे लगा कि वह गू किचेन है। वह जरूर किसी जादू के प्रभाव में आ गई होगी। गू झाओहान अचानक रुक गया, उसका चेहरा भावहीन और उदासीन बना रहा, लेकिन उसने कहा, माफ कीजिए। शिया यांगयांग तुरंत उसके इरादे समझ गई, तो तुमने मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम शिया लियांगडोन की बेटी हो, इसलिए किम फी एर तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। शिया यांगयांग को पहले से ही इसका अंदाजा था। इस स्कूल में किम फी एर की हिम्मत सिर्फ उससे ही होती थी, किसी से भी पंगा लेने की। हालांकि किम फी एर के साथ हुई बदसलूकी की घटना की रिपोर्ट शिया यांगयांग ने ही की थी, लेकिन किम ने कभी उससे बदला लेने की कोशिश नहीं की। शिया यांगयांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और गू झाओहान से कहा, तुम सचमुच एक कमीने हो। अपना वाक्य पूरा करते ही वह मुड़ी और भाग गई। वेन जियाओचू ने गू झाओहान पर एक नजर डाली, फिर जिया यांगयांग का पीछा किया। शिया यांगयांग ने जल्दबाजी में जो सूटकेस एक तरफ फेंक दिया था,
वह गायब हो गया था। हालांकि कुछ कपड़ों के अलावा उसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए जिया यांग्यांग ने इसे खोजने की जहमत नहीं उठाई। शिया यांग्यांग और वेन शियाओचू एक साथ अपने छात्रावास लौट आए। वेन शियाओचू अपराधबोध से भरी हुई थी। यांग्यांग, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुमसे मदद न मांगी होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। अगर यंग मास्टर लू को पता चला कि इस वजह से तुम्हें जबरदस्ती चूमा गया तो वो मेरा गला घोंटना चाहेंगे। इस समय तक जिया यांग्यांग और वेन जियाओचू अपने छात्रावास के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। शिया यांग्यांग ने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि मैंने लू हाओटियन से पहले ही रिश्ता तोड़ लिया है। वेन शियाओचू ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? युवा स्वामी लू आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। सचमुच, लू हाओटियन ने जिया यांग्यांग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। स्कूल के पहले दिन उन्होंने खुद उसका सामान 5वीं मंजिल तक पहुंचाने में मदद की और लगातार उसे उपहार और स्नेह देते रहे। यहाँ तक कि उनके छात्रावास के साथियों को भी उनकी उदारता का लाभ मिला। ऐसी अफवाहें थीं कि वे बचपन के दोस्त थे और एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से आते थे। दूसरों की नज़र में वे एक आदर्श जोड़े का उदाहरण थे जिससे कई लोगों को ईर्ष्या होती थी। वे इतनी आसानी से अलग कैसे हो गए? शिया यांग्यांग चुप रही और अपनी चाबी से छात्रावास का दरवाजा खोला। छात्रावास में रहने वाली अन्य 2 लड़कियां पहले से ही वहां मौजूद थीं, जिनमें से एक शीर्ष छात्रा झाओ मिन और दूसरी गोंग जुएर थी। झाओ मिन के पास किताबों का ढेर था और वह पुस्तकालय जाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजे के पास से गुजरते हुए उसने उनका अभिवादन किया। वेन शियाओचू ने टिप्पणी की, मिन, स्कूल का आज पहला दिन है और तुम अभी से पुस्तकालय की ओर जा रही हो। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? झाओ मिन ने जवाब दिया, समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अब जाना होगा। झाओ मिन वित्त और प्रबंधन में दोहरी डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। कक्षा के समय के अलावा वह शायद ही कभी आसपास दिखाई देती थी और संभवतः अपना समय पुस्तकालय में बिताती थी। छात्रावास में रहने वाली 4 लड़कियों में से केवल शिया यांग्यांग और गोंग जुएर ही एक ही विषय में समाचार पढ़ रही थीं और संयोग से हाई स्कूल से एक दूसरे को जानती थीं, जिससे उनका रिश्ता सबसे घनिष्ठ था। हालांकि वेन शियाओचू ने गौर किया कि आज दोनों लड़कियां अजीब तरह से व्यवहार कर रही थीं। कमरे में प्रवेश करने के बाद दोनों में से किसी ने भी बातचीत शुरू नहीं की। वे अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, मानो दूसरा व्यक्ति मौजूद ही न हो। वेन शियाओचू ने अजीब वातावरण महसूस किया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने सुझाव दिया, आज रात मैं आप सभी को डिनर पर ले जाऊंगी, चलिए कियान परिवार के आंगन में इकट्ठा होते हैं, ठीक है? कियान फैमिली कोर्टयार्ड एक अनोखा हॉट पॉट रेस्टोरेंट था जहां वे अतीत में अक्सर साथ साथ जाया करते थे। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, मुझे आज रात जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अध्याय 17, भाई हाओटियन, तुम वापस आ गए हो। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। वेन शियाओचू हैरान रह गई। तुम जा रही हो? क्या अब तुम छात्रावास में नहीं रहती हो? शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, मैंने बाहर एक घर किराए पर लिया है, मैं आज रात वहां से निकल रही हूँ। वेन शियाओचू बहुत हैरान हुई और उसने आगे पूछा, आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या हम चारों का एक साथ रहना अच्छा नहीं है? गोंग जुएर ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, शियाओचू, अब और मत पूछो। वो एक धनी परिवार की बेटी है, इसलिए शायद उसे ऐसे जर्जर कैंपस छात्रावास में रहने की आदत नहीं है। गोंग जुएर के व्यंग्यपूर्ण लहजे को देखकर वेन शियाओचू अवाक रह गई और उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन क्या वे दोनों पक्के दोस्त नहीं थे? क्या उनके बीच झगड़ा हुआ था? शिया यांग्यांग ने गोंग जुएर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना सामान पैक करना जारी रखा। दरअसल उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, उसका नया सूटकेस बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं था। वेन जियाओचू ने जिया यांग्यांग को आगे बढ़ने में मदद की। उन दोनों ने एक कार किराए पर ली और सामान को मेपल विला में स्थानांतरित कर दिया। जब गाड़ी रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर रुकी तो वेन शियाओचू ने आश्चर्य से पूछा, तो आप भी यहीं रहते हैं? भी जिया यांग्यांग हैरान थी। वेन शियाओचू झट से हंस पड़ी और बोली, मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं। अगर कभी किसी से मुलाकात हो जाए तो मुझे ऑटोग्राफ देना मत भूलना। दरअसल यहाँ किसी सेलिब्रिटी से मिलने की संभावना बहुत कम है। हर विला स्वतंत्र है, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और हर विला का अपना निजी ड्राइववे है। यहाँ सालों तक बिना ये जाने भी गुजारा किया जा सकता है कि आपका पड़ोसी कौन है। चलने के बाद आसमान अंधेरा हो गया था। शिया यांग्यांग ने कहा, आज रात मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, चलो कियान के आंगन में चलते हैं। वेन शियाओचू ने तुरंत जवाब दिया, मैं आपका इलाज कर देती हूँ।
अगर आज आप न होते तो शायद मेरा चेहरा बिगड़ गया होता। शिया यांग्यांग ने कुछ नहीं कहा और वे दोनों एक साथ कियान के आंगन में चले गए। वेन शियाओचू के मन में शिया यांग्यांग को लेकर कई सवाल थे, जैसे कि वह अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई, उसने यंग मास्टर लू से रिश्ता क्यों तोड़ लिया, और उसके और गोंद जुएर के बीच क्या हुआ था। लेकिन उन्हें लगा कि निजी और भावनात्मक मामलों के बारे में पूछना अनुचित होगा। इसलिए रात के खाने के दौरान उसने सावधानीपूर्वक एक सुरक्षित विषय चुना। वेन शियाओचू ने पूछा, क्या तुम्हारी जुएर से लड़ाई हुई थी? गोंग जुएर का नाम सुनते ही जिया यांग्यांग के दिल में तीव्र दर्द होने लगा। शिया यांग्यांग ने कहा, उसके बारे में मत पूछो, मेरा उसके साथ रिश्ता अब खत्म हो चुका है। शिया यांग्यांग की आंखों में दर्द की एक झलक देखकर वेन शियाओचू को अचानक अपने सवाल पर पछतावा हुआ। शायद उसे पूछना ही नहीं चाहिए था। वेन शियाओचू ने कहा, कोई बात नहीं, चलो इस विषय को यहीं खत्म करते हैं। यांग्यांग, अगर तुम उदास महसूस कर रही हो तो चलो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद जिया यांग्यांग वास्तव में बेहद निराश महसूस कर रही थी। इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, हालांकि वह जानती थी कि उसमें शराब सहने की क्षमता बहुत कम है। वेन शियाओचू को यह उम्मीद नहीं थी कि शिया यांग्यांग सिर्फ 2 बियर पीने के बाद ही पूरी तरह से नशे में धुत हो जाएगा। कोई और विकल्प न होने के कारण उसे जिया यांग्यांग को वापस मेपल विला ले जाना पड़ा। शिया यांग्यांग के सो जाने की पुष्टि करने के बाद वेन शियाओचू अकेले ही चली गई। विला के विशेष प्रवेश द्वार पर वेन शियाओचू ने एक काली बेंटले कार देखी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिया यांग्यांग अकेले नहीं रह रही थी? शायद यह उसके परिवार का मामला हो। हालांकि वेन शियाओचू असमंजस में थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब गू किचन विला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेडरूम की बत्तियां जल रही थीं। अच्छा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जिया यांग्यांग यहां बहुत जल्दी आ गई थी। लेकिन जब गू किचन ने जिया यांग्यांग को शराब की गंध से लथपथ और बिस्तर पर अर्ध नींद की अवस्था में देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। इस लड़की ने तो शराब पीने की हिम्मत ही कर ली। गू किचन बिस्तर के पास बैठ गया और उसने जिया यांग्यांग के लाल हुए चेहरे को छुआ। शिया यांग्यांग ठंडे स्पर्श से जाग उठी। उसने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोली और जब उसने गू किचन की थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें देखीं तो वह हंसते हुए बोली, भाई हाउटिन, आप वापस आ गए। अध्याय 18 जिया यांग्यांग, तुम क्या कर रहे हो? अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। ये सुनकर गू किचन की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई, तुमने मुझे क्या कहा? शिया यांग्यांग करवट बदलते हुए अस्पष्ट स्वर में बोली, भाई हाउटिन। गू किचन के भीतर अचानक ही क्रोध का विस्फोट हो गया। शिया यांग्यांग के गालों को चुटकी भरते हुए उसने शांत स्वर में कहा, शिया यांग्यांग, मुझे ठीक से देखो। मैं कौन हूं? गू किचन को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी उंगलियों के सिरे थोड़े नम और ठंडे थे। शिया यांग्यांग अपनी आंखें बंद कर रही थी, लेकिन एक आंसू उसके गाल से बह गया। ये लड़की सचमुच रो रही थी। गू किचन उठे, एक गर्म तौलिया लाए, बिस्तर के किनारे बैठ गए और धीरे से जिया यांग्यांग के आंसू पोंछे। हालांकि जिया यांग्यांग एक तरह के नशे में जाग रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो, मानो वह फिर से एक बच्ची बन गई हो, अपनी माँ की बाहों में लेटी हो, पिछवाड़े में झूले पर बैठी हो और आकाश में तारों को निहार रही हो। उसने पलकें झपकाते हुए अपनी आंखें खोली और गू किचन को देखा। गू किचन अपने हाव भाव में सावधानी और कोमलता बरत रहा था, मानो वह किसी अनमोल वस्तु को संजो रहा हो। शिया यांग्यांग को इतने लंबे समय बाद इतना स्नेह मिला था, खासकर इस व्यक्ति से जो उसका पति था, उसका अपना रिश्तेदार था। अचानक जिया यांग्यांग उठ बैठी, उसने गू किचन की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली और उसे चूम लिया। ये पहली बार था जब शिया यांग्यांग ने पहल की। सामान्य परिस्थितियों में वह ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करती, लेकिन थोड़ी सी शराब के नशे में उसका दिमाग सुस्त पड़ गया था और जिया यांग्यांग बस उस आदमी के करीब आना चाहती थी। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा, जिससे वह उत्तेजित हो गया। गू किचन की पहली प्रतिक्रिया अचंभित होकर जम जाने की थी। जिया यांग्यांग पहले कभी इतनी सक्रिय या साहसी नहीं रही थी। इस समय जिया यांग्यांग धुंधली आंखों से उसे देख रही थी। उसका चेहरा गुलाबी था और उससे मादक गंध आ रही थी। वह एक मोहक परी की तरह लग रही थी जो उसे लुभा रही हो। उसके बहकाने के अनाड़ी प्रयासों के बावजूद गू किचन अनजाने में ही उत्तेजित हो गया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने खड़ी जिया यांग्यांग बेहद आकर्षक थी, लेकिन अंत में उसने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन पहले से कहीं अधिक भारी थी। गू किचन ने पूछा, जिया यांग्यांग, क्या आप गर्मी में हैं?
ये शब्द सुनकर जिया यांग को ऐसा लगा मानो उसके सिर से लेकर पैर तक बर्फीले पानी की बाल्टी उंडेल दी गई हो। उसके होंठ उसके होंठों से अलग हुए और उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपने सामने खड़े आदमी को देखा। गु किचेन के चेहरे पर जो भाव थे वे शीतलता और तिरस्कार से भरे थे, जो शिया यांग ने पहले कभी नहीं देखे थे। गु किचेन बिस्तर से उठते हुए बोले, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम्हें जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। बाथरूम से बहते पानी की आवाज गूंज रही थी। शिया यांग अब पूरी तरह से होश में थी। वह कंबल के नीचे तकिए से अपना चेहरा ढककर छिप गई, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गु किचेन की आंखों में दिख रही घृणा ने उसके पहले से ही कमजोर आत्मसम्मान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। अगर गु किचेन उससे नफरत करता था तो उसने उससे शादी क्यों की, और उसने पहले भी कई बार उसके साथ अंतरंगता की पहल क्यों की। बाथरूम में खड़ा आदमी शॉवर के नीचे बेसब्री से खड़ा था। ठंडे पानी से भी उसके दिल में जल रही तीव्र इच्छाओं को बुझाना संभव नहीं लग रहा था। उस समय वह लगभग अपना आपा खो बैठा था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि जिया यांग ने उसे लुहाउटियन समझ लिया था, उसका गुस्सा भड़क उठा। जिया यांग द्वारा किसी और पुरुष के बारे में सोचते हुए उसे बहकाने का ख्याल उसे बुरी तरह से परेशान कर गया। गु किचेन ने शॉवर की संगमरमर की दीवार पर जोर से मुक्का मारा। शिया यांग जाग रही थी। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि गु किचेन काफी देर तक बाथरूम में रहा। बाहर आते ही वह सीधे बेडरूम से निकलकर गेस्ट रूम में चला गया। जिया यांग का दिल डूब गया। अगले दिन विद्यालय का उद्घाटन समारोह था। शिया यांग सुबह जल्दी उठ गई। फ्रेश होने के बाद उसने सीधे स्कूल जाने की योजना बनाई थी। जैसे ही वह भोजन कक्ष के पास से गुजर रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी। खुद को रोक न पाने के कारण वह अंदर चली गई और उसने देखा कि गु किचेन रसोई में नाश्ता बना रहा था। अध्याय 19 गु किचेन के साथ साक्षात्कार। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया यांग को कभी पता नहीं था कि गु किचेन खाना बना सकता है। उसके जैसे व्यक्ति को अपने हाथों को झरने के पानी की तरह निर्मल रखना चाहिए, है ना? लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खाना बनाते समय वह बेहद आकर्षक लगते हैं। उनकी हर हरकत किसी कलाकृति जैसी होती है। गु किचेन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे जिया यांग दिखाई दी। उसने पूछा, क्या तुम स्कूल जा रही हो? शिया यांग ने यांत्रिक रूप से सिर हिलाकर जवाब दिया। गु किचेन ने नरमी से कहा, मैंने नाश्ता बना लिया है, जाने से पहले खा लीजिए। पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए जिया यांग को गहरा दुख महसूस हुआ। वह मेज पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। नाश्ता भरपूर था। गु किचेन द्वारा बनाया गया चिकन दलिया स्वादिष्ट था। ये सचमुच बेहतरीन था। हालांकि उस समय जिया यांग की एकमात्र इच्छा इस जगह से भाग निकलना थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। गर्म खाना खाने से उसकी जीभ पर छाले भी पड़ गए। जब तक गु किचेन बैठे तब तक शिया यांग अपना कटोरा खत्म कर चुकी थी। उन्होंने चॉपस्टिक नीचे रखी और कहा, मुझे अब स्कूल जाना है। उद्घाटन समारोह के लिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। गु किचेन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। भौं में हल्की सी शिकन के साथ उसने पूछा, यांग, क्या तुम्हें पिछली रात की कोई बात याद है? शिया यांग ने आश्चर्य जताते हुए कहा, कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं है। गु किचेन की निगाहें इधर उधर घूमी। क्या आपको स्कूल छोड़ने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चल सकता हूँ। इतना कहकर जिया यांग ने अपना बैग उठाया और भागते हुए भोजन कक्ष से बाहर निकल गई। उसे पिछली रात की सारी बातें साफ साफ याद थीं, लेकिन यह इतना शर्मनाक था कि वह इसके बारे में और सोचना नहीं चाहती थी। उद्घाटन समारोह शीघ्र ही समाप्त हो गया। शिया यांग ने आधिकारिक तौर पर अपने द्वितीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत कर दी है। दोपहर में जिया यांग को 3 बजे पत्रकारिता क्लब की बैठक के बारे में सूचित किया गया। वह पत्रकारिता और संचार की पढ़ाई कर रही थी और वह विश्वविद्यालय देश के शीर्ष पत्रकारिता विद्यालयों में से एक था। पत्रकारिता क्लब स्कूल के शीर्ष 4 क्लबों में से एक है। बैठक के दौरान जिया यांग की मुलाकात गोंग जुएर से हुई। विस्मृति के एक क्षण में उसे याद आया कि गोंग जुएर पत्रकारिता क्लब की उप प्रमुख थी। ये वही पद था जिससे शिया यांग ने इस्तीफा दे दिया था और गोंग जुएर को यह पद संभालने के लिए कहा था। क्लब लीडर जूली की नियमित बैठक के दौरान जिया यांग का ध्यान कहीं और भटक गया। उसे अभी भी धुंधली सी सुनाई दे रही थी कि एक नए कॉलम, प्रभावशाली हस्तियां, के बारे में चर्चा हो रही है। वे फिलहाल पहले अंक के लिए साक्षात्कारकर्ता का चयन कर रहे थे और सुझावों का स्वागत कर रहे थे।
कई सुझाव सामने आए। कुछ ने चिकित्सा विभाग के सबसे लोकप्रिय छात्र गु झाओहान का साक्षात्कार लेने का सुझाव दिया। कुछ ने ई कॉमर्स क्षेत्र के हैकर फैंग जियाजी का साक्षात्कार लेने का सुझाव दिया और अन्य ने कला महाविद्यालय की बेहद खूबसूरत छात्रा लू याओ का नाम प्रस्तावित किया, जो मनोरंजन उद्योग में पहले से ही कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। जब सभी लोग गर्मागर्म बहस में मशगूल थे, तभी जू ली ने गोंग जुएर से पूछा, जुएर, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? गोंग जुएर ने सुझाव दिया, चूंकि क्लब के नेता इस प्रकाशन को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए पहले अंक के लिए साक्षात्कारकर्ता कोई प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। हमें कैंपस से परे अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हमारे पहले अतिथि शेनिग्युआन ग्रुप के सबसे युवा अध्यक्ष गु किचेन होने चाहिए। गोंग जुएर के सुझाव के बाद कक्षा में सन्नाटा छा गया। गु किचेन, वो एक पहुंच से बाहर हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। अफवाहों के अनुसार उन्होंने कभी भी मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। यहां तक कि जू ली को भी लगा कि गोंग जुएर का विचार अवास्तविक था। जू ली ने कहा, यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है। हालांकि गु किचेन फैंग शहर के प्रमुख व्यक्तियों में से एक है और हमारी पत्रिका के विषय के अनुकूल भी हैं, लेकिन वे बहुत ही अलग थलग और ठंडे स्वभाव के हैं। प्रमुख मीडिया संस्थान भी उनका साक्षात्कार नहीं ले सकते, तो हम जैसे कैंपस मीडिया की तो बात ही छोड़िए। गोंग जुएर ने जवाब दिया, इसलिए हमें कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर हम सफल हो गए तो क्या होगा? अगर हमें गु किचेन के साथ एक विशेष साक्षात्कार मिल जाए, तो हमारा क्लब निश्चित रूप से चारों में शीर्ष पर होगा। भविष्य में हमें मुलाकातें तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े लोग खुद हमसे संपर्क करेंगे। क्लब के एक अन्य सदस्य ने कहा, आप इसे इतना आसान बना रहे हैं, लेकिन गु किचेन हमारे साक्षात्कार के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं? गोंग जुएर की निगाहें घूमी और उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें ये कार्य जिया यांग्यांग को सौंप देना चाहिए। अध्याय 20, यांग्यांग और राष्ट्रपति गु, एक गहरा रिश्ता। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। अचानक सबकी निगाहें जिया यांग्यांग पर टिक गईं। शिया यांग्यांग को नहीं पता था कि गोंग जुएर का मकसद क्या था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानती थी कि गोंग जुएर कुछ बुरा करने वाली थी। इससे पहले कि शिया यांग्यांग कुछ बोल पाती, गोंग जुएर ने कहा, यांग्यांग और राष्ट्रपति गु के बीच संबंध इतने सरल नहीं है। गोंग जुएर ने जानबूझकर इसे स्पष्ट बना दिया, जिससे भीड़ ने जिया यांग्यांग को कुछ अजीबोगरीब भाव से देखा। जू ली ने पूछा, यांग्यांग, क्या आप गु किचेन को जानते हैं? शिया यांग्यांग के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सभी जानते थे। उनके पिता एक मीडिया दिग्गज थे। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए शिया यांग्यांग के लिए गु किचेन जैसे किसी बड़े व्यक्ति से परिचित होना असंभव नहीं था। शिया यांग्यांग ने गोंग जुएर की ओर देखते हुए कहा, मैंने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान शेनिग्युआन ग्रुप में इंटर्नशिप की थी, इसलिए हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। लेकिन गु किचेन की व्यस्त दिनचर्या को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वे हमारा साक्षात्कार स्वीकार करेंगे। सभी की सोच शिया यांग्यांग जैसी ही थी, केवल गोंग जुएर ने ही इस पर जोर दिया। गोंग जुएर ने कहा, कोशिश किए बिना हमें परिणाम कैसे पता चलेगा? और चूंकि हमारे पास अंदरूनी जानकारी है, तो क्यों न हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें? मैं पहले आमने सामने के साक्षात्कार के लिए आवेदन कर रही हूं और यांग्यांग की मदद से मुझे विश्वास है कि यह सफल होगा। जू ली ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, पहला इंटरव्यू तुम दोनों को दिया जाएगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं जल्द ही स्नातक होने वाली हूं और अगर तुम सच में गु किचेन के साथ एक विशेष इंटरव्यू हासिल कर लेते हो, तो अध्यक्ष का पद निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। बैठक समाप्त होने के बाद जिया यांग्यांग व्याख्यान कक्ष से बाहर चली गई, लेकिन गोंग जुएर उसके पीछे पीछे गई। यांग्यांग, मेरा इंतजार करो। शिया यांग्यांग रुकी, पीछे मुड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, क्या बात है? गोंग जुएर का रवैया एकदम बदल गया और उसने दयनीय स्वर में कहा, यांग्यांग, हाओटियन के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे एक बार, बस एक बार माफ कर सकते हो? क्या हम पहले की तरह सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? बोलते समय उसने जिया यांग्यांग की बांह भी पकड़ ली और नखरे भरी मुस्कान के साथ उसे हिलाने लगी। शिया यांग्यांग को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। अतीत में वह हमेशा गोंग जुएर के भोलेपन से प्रभावित होकर उसकी हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। ठीक वैसे ही जैसे जब वे दोनों क्लब के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही थीं, तब गोंग जुएर ने उनसे विनती की थी कि वे उनके लिए पद छोड़ दें। लेकिन यह मामला अलग था। शिया यांग्यांग एक कदम पीछे हट गई, गोंग जुएर का हाथ झटक दिया और बोली, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो मुमकिन है।
लू हाओतियान के बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दो और फिर लू हाओतियान से रिश्ता तोड़ लो। तब हम पहले जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही। कैसा रहेगा ये? गोंग जुएर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर आज्ञाकारी और मूर्ख स्वभाव वाला जिया यांगयांग ऐसे शब्द बोलेगा। गोंग जुएर का चेहरा तुरंत बदल गया। शिया यांगयांग, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम सचमुच मुझे और हाओटिन के बच्चे को मारना चाहती हो? शिया यांगयांग ने जवाब दिया, चूंकि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मेरे सामने अतीत की बात मत करो। गोंग जुएर, चलो मान लेते हैं कि हम एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। मैं अभी सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें गु किचेन का साक्षात्कार क्यों लेना है? तुम्हारा असली मकसद क्या है? गोंग जुएर के चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव झलक रहा था। मैं क्लब के हित में सोच रही हूँ। वैसे भी क्या गु किचेन तुम्हारा प्रेमी नहीं है? उसे इस छोटी सी मदद को ठुकराने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जिया यांगयांग ने शांति से गोंग जुएर को देखा। गोंग जुएर हंसते हुए बोली, या फिर क्या वह तुम्हारा प्रेमी नहीं है? क्या पिछली बार मीटिंग रूम में जो ड्रामा हुआ था वह तुम दोनों का एक नाटक मात्र था? गोंग जुएर को काफी समय से इस बात का संदेह था। पिछली बार यह बहुत ही संयोगवश हुआ था और उसने गौर किया था कि उस समय जिया यांगयांग की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से अस्वाभाविक थी। शायद ये राष्ट्रपति गु द्वारा अचानक शुरू किया गया एक नायक द्वारा राजकुमारी को बचाने का नाटक मात्र था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लिन युवान से अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ की, जो शेंग युवान के सचिवालय में उसके साथ प्रशिक्षु के रूप में काम कर रही थी। लिन युवान ने कहा कि प्रशिक्षुओं में से जिया यांगयांग अध्यक्ष की सबसे कम पसंदीदा थी और शेंग युवान में अपनी इंटर्नशिप के दौरान उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अगर गु किचेन वाकई शिया यांगयांग का बॉयफ्रेंड होता तो कुछ अफवाहें जरूर फैलती। इसलिए गोंग जुएर को पूरा यकीन था कि पिछली बार बैठक कक्ष में गु किचेन की उपस्थिति पूरी तरह से आकस्मिक थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।